आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम बात करेंगे स्वदेशी आंदोलन के विषय में। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वदेशी का अभिप्राय क्या है, सैद्धांतिक या शाब्दिक अर्थ उसका क्या है, सैद्धांतिक रूप में उसका क्या अर्थ है या शाब्दिक अर्थ क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो उसका प्रयोग किया गया था, अर्थात व्यावहारिक अर्थ उसका क्या था, जो प्रयोग किया गया, जो आंदोलन हुआ, उसमें उसे किस अर्थ में लिया गया था। इसके पश्चात आंदोलन का प्रारंभ हुआ, किस प्रकार से पूरे भारत में इसका विस्तार हुआ, कौन कौन से कार्यक्रम आंदोलनकर्ताओं के द्वारा तय किए गए थे जिसके तहत कार्य किया गया, पहले बंगाल में और उसके बाद पूरे भारत में किस तरह से इसका विस्तार इनके द्वारा किया गया। आंदोलन का प्रसार बंगाल से लेकर पूरे भारत तक, यहाँ तक हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं स्वदेशी से अभिप्राय। स्वदेशी जो शब्द है वो स्वदेश से बना है, स्वयं का देश, खुद का देश, अपना देश, अपने राष्ट्र से इसका अर्थ है। स्वदेशी से अभिप्राय अपने देश का होने से है, जो हमारे देश का हो। अतः सैद्धांतिक रूप में या शाब्दिक रूप में इसका अर्थ जो भी हो वह इस देश का हो। प्रकारांतर से कहा जा सकता है कि स्वावलंबी हो, हमारे देश में सारे उत्पादन हो, जो भी व्यवस्था हमारे देश के लिए आवश्यक है वो हमारे देश का ही हो, हमारे देश में उद्भूत हो। अतः आत्मनिर्भरता हो, हम किसी पर निर्भर न रहें। वस्त्र हमारे देश के, कला हमारे देश की, साहित्य, विज्ञान, उद्योग, वस्तुएं, भाषा, शिक्षा पद्धति, शासन व्यवस्था, सब कुछ हमारे देश का हो, जो इसी देश में उत्पन्न हो। स्वदेशी का दूसरा पक्ष भी था और वह था विदेशी का बहिष्कार। पूरक आंदोलन था। यदि आप विदेशी वस्तुओं का, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार कर रहे हैं तो उसका स्थान कौन लेगा, कौन सी वस्तुएं लेंगी? तो वह स्वदेशी, अपने देश में उत्पन्न, जिसका मूल इस देश का न हो, जो इस देश में उत्पन्न न हुआ हो, इस देश में निर्मित न हुआ हो, उसका बहिष्कार करना, और जिसका उत्पादन इस देश में हुआ हो, जो इसी देश से उद्भूत हो, उसका प्रयोग स्वदेशी। तो ये शाब्दिक रूप में हम देख सकते हैं। फिर इसका व्यवहारिक अर्थ क्या था? जिसका प्रयोग आंदोलन के रूप में किया गया, उसका अभिप्राय यह था कि स्वदेश में निर्मित वस्तुओं का प्रयोग किया जाना चाहिए और विदेशों में निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार किया जाना चाहिए। ये सीधे तौर पर अर्थ था। ये ऐसा नहीं था कि आकर 1905 में या बंगाल विभाजन के बाद ये शुरू हुआ था। 1850 ईस्वी से स्वदेशी की वकालत प्रारंभ हो गई थी। इसकी चर्चा, उसके पक्ष में तर्क देने 1850 से प्रारंभ हो गए थे। तभी तो जाकर हम देखते हैं 1857 में क्रांति की गई। महाराष्ट्र में स्थित एक संगठन लोकहितवादी ने स्वदेशी का मुद्दा उठाया था महाराष्ट्र में। बंगाल में भी नवगोपाल मिश्र और राजनारायण बोस ने इस पर कार्य किया था। इसके लिए उन्होंने हिंदू मेला के मंच का प्रयोग किया था। महाराष्ट्र के क्षेत्र में दादा भाई नौरोजी, राणा डे और तिलक ने स्वदेशी का प्रचार किया। उत्तर भारत में मदन मोहन मालवीय ने, आर्य समाज के नेताओं के द्वारा स्वदेशी का प्रचार किया गया। पुणे की सार्वजनिक सभा और अनेक उद्योग से जुड़े हुए संगठनों ने स्वदेशी को प्रोत्साहित किया था। स्पष्ट है कि यह एक आर्थिक परिकल्पना थी, आर्थिक विचारधारा थी, आर्थिक सोच थी और एक महत्वपूर्ण राजनीतिक हथियार के रूप में भी था जिसका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि अंग्रेज़ों का भारत में आगमन आर्थिक उद्देश्यों को लेकर मूल रूप से हुआ था। एक व्यापारिक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी और वह भारत आती है व्यापार करने के लिए, तो आर्थिक लाभ उनका प्रमुख उद्देश्य था। भारत में रहते हुए अंग्रेज़ों ने भारतीय कृषि और कुटीर उद्योगों को नष्टप्राय कर दिया था। उनकी आयात और निर्यात नीति पूरी तरह से इंग्लैंड के अनुसार संचालित होती थी। मुक्त व्यापार के द्वारा अंग्रेज़ों ने भारत का आर्थिक शोषण किया और धन का प्रवाह इंग्लैंड की ओर होने लगा। स्वदेशी आंदोलन के पीछे
स्वदेश निर्मित वस्तुओं का प्रयोग कर भारतीय उद्योग को नया जीवन प्रदान करना, नवजीवन प्रदान करना, इसके लिए आवश्यक था कि विदेशी माल का बहिष्कार किया जाए। इस विचारधारा के मानने वालों का विचार था कि ब्रिटेन और भारत के हित एक दूसरे के विरोधी हैं। जैसा उदारवादी कहते थे कि परस्पर हित एक जैसे हैं, ऐसा कदापि नहीं था। देश से धन का निष्कासन जो हो रहा था, उसको अवरुद्ध करने के लिए एवं भारत में बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने के लिए स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण एवं प्रयोग करना आवश्यक माना गया था। 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। इसके फलस्वरूप बंगाल में आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो शीघ्र ही देशव्यापी हो गया। इसे प्रथम जन आंदोलन की संज्ञा दी जा सकती है। इसी समय स्वदेशी आंदोलन एक राजनीतिक हथियार के रूप में, राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयुक्त किया गया था, ताकि अंग्रेजों को आर्थिक क्षति के साथ साथ भारतीयों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके। इस तरह बंगाल के विभाजन के विरोध स्वरूप स्वदेशी आंदोलन का श्री गणेश हुआ। बंगाल विभाजन ने दो कारणों से जनता को उत्प्रेरित किया था। प्रथम, शिक्षित वर्ग को यह विश्वास हो गया था कि बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया था, तथा द्वितीय, हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। ये दो कारण भारतीयों ने माने। लाला लाजपत राय ने इस अवसर पर कहा था कि स्वदेशी अपने देश को मुक्त करने का मार्ग है, वह मैं जानता हूँ। स्वदेशी आंदोलन से हम आत्मनिर्भर और स्वावलंबी हो सकेंगे। स्वदेशी के मार्ग पर चलने के लिए हमें पूंजी साधन, सामंती साधन, मानव शक्ति, श्रम और अन्य सारी क्षमताएं एकत्र करनी पड़ेंगी, और इसी में से अपने देश का हित साधन संभव हो सकेगा। तो ये स्वदेशी की जो अवधारणा थी, अपने देश से उत्पन्न वस्तुओं का प्रयोग किया जाए, जो विदेशी था, इंग्लैंड से उत्पन्न था, प्रैक्टिकल तौर पर कहें, प्रायोगिक तौर पर कहें, उसका बहिष्कार करना, कपड़े की होली जलाई गई। इस तरह से जो भी विदेशी था उसका बहिष्कार, और जो स्वदेशी था उसका प्रयोग, ये स्वदेशी आंदोलन के रूप में जाना गया। आंदोलन का प्रारंभ बंगाल के विभाजन के निर्णय आने के पूर्व ही स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो चुका था। आंदोलन के अंतर्गत पहली बात थी, 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया कि जब तक विभाजन का प्रस्ताव वापस नहीं लिया जाता, ब्रिटेन में निर्मित वस्तुएं नहीं खरीदी जाएंगी। आगे के कार्यक्रम के लिए संचालन समिति बना दी गई। दूसरी बात थी, देश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रमुख नेताओं के द्वारा भारत मंत्री को बंगाल विभाजन के विरोध में तार भेजे गए थे, तथा 6 जुलाई 1905 को भारत मंत्री को हजारों हस्ताक्षर से युक्त स्मरण पत्र भी भेजा गया था। इसके बाद अनेक ज्ञापन भी भेजे गए थे। अनेक स्थलों पर सभाओं का आयोजन किया गया। इस निर्णय के विरुद्ध सरकार की आलोचना की गई। ढाका, मानसिंह, चटगांव आदि प्रमुख नगरों में, मेमनसिंह क्षेत्र में, इन सभी नगरों में विरोध किया गया। विभिन्न समाचार पत्रों, बंगाली, हितवादी, संजीवनी आदि के माध्यम से लेख लिखकर आंदोलन का संचालन प्रारंभ किया गया और बंगाल विभाजन का विरोध किया गया। पम्पलेट्स भी बांटे गए हजारों की संख्या में इसके विरोध में। मार्च 1904 और जनवरी 1905 में कोलकाता के टाउन हॉल में विभिन्न सभाएं की गईं, जिसमें बंगाल के अनेक जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन सभाओं में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है आदि के नारे भी लगाए गए, उत्साहवर्धक नारे लगाए गए। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन क्रियान्वित किया गया। व्यवहारिक रूप में विभाजन कर दिया गया, प्रशासन को बांट दिया गया। अतः इस दिन को राष्ट्रीय शोक के रूप में मनाया गया। यद्यपि 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन घोषित किया गया था, किंतु इसे कार्यान्वित किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। अब हम देख लेते हैं आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे। 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन लागू किया गया। पूरे बंगाल में इसको शोक दिवस के रूप में स्वीकार किया गया, मनाया गया। घरों में चूल्हे नहीं जले, अर्थ भोजन नहीं बनाया गया।
जनता ने उपवास रखा। कोलकाता में हड़ताल रखी गई। लोगों के जत्थे एकत्र होकर गंगा स्नान करने गए। जुलूस के रूप में सड़कों पर वंदे मातरम के गीत गाए गए और लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहे। इस दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। परस्पर हाथों में एक दूसरे के रक्षाबंधन बांधे गए एवं एकता का संकल्प लिया गया। तीसरे प्रहर लोग फेडरेशन हॉल में नींव डालने का जो समारोह होता है बंगालियों में, वहाँ एकत्र हुए। बंगालियों की एकता के लिए संकल्प लिया गया। इस समारोह में गुरुदास बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, रविंद्रनाथ ठाकुर एवं आनंद मोहन बोस जैसे नेता उपस्थित थे। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का कार्यक्रम इस प्रकार था। पहला, कलाइयों में रक्षाबंधन बांधकर एकता का संकल्प लेना, हड़ताल एवं उपवास रखना, एक संघ भवन का निर्माण करना जहां बंगाल के सभी जिलों की मूर्तियां प्रतीक रूप में, हर जिले की एक मूर्ति प्रतीक रूप में रखी जाएगी। मूर्तियां तब तक ढकी रहेंगी, कपड़े से ढक दिया गया उनको, जब तक से ढका जाएगा जब तक से बंगाल का विभाजन निरस्त नहीं हो जाता। ये पूरे बंगाल के जिलों की एकता को प्रदर्शित करने के लिए प्रतीक रूप में ये कार्य किया गया था। बुनकर उद्योग की सहायता के लिए राष्ट्रीय निधि की स्थापना की जाएगी। स्वदेशी आंदोलन के समय आम जनता को क्या करना है, इसके लिए भी निर्देश दिए गए थे। अंग्रेजी वस्त्र, चीनी यानी शक्कर और नमक का प्रयोग न करने का शपथ लेना, क्योंकि ये अंग्रेजों के द्वारा निर्मित या उत्पादित थे। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग न करने का शपथ लेना, अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे। तीसरी बात, सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुग्रह सूचक अथवा मानद उपाधियों के पदों का त्याग। मानद उपाधियां दी जाती थी, किसी को नाइट, किसी को अन्य, इस तरह से कैसरे हिंद की उपाधि जैसे महात्मा गांधी को दी, इस तरह की जो भी उपाधियां दी जाएंगी, मानद उपाधियां दी जाएंगी, उनका त्याग करना। विदेशी वस्तुओं का उपयोग करने वाले लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना, उनके घर न जाना, उनके यहाँ कोई फंक्शन हो, कोई उत्सव हो तो उसमें शामिल न होना, इस तरह सामाजिक बहिष्कार उनका किया जाए जो लोग अंग्रेजी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हों। इस तरह ये भी बातें तय की गईं। अब हम देखते हैं आंदोलन का प्रसार किस प्रकार से हुआ। बंगाल में आंदोलन का विस्तार। संपूर्ण बंगाल में इस आंदोलन का प्रसार हुआ तथा धीरे धीरे इसका स्वरूप अखिल भारतीय होता गया। संपूर्ण बंगाल में हड़ताल प्रारंभ हुए। जनता और विद्यार्थी वर्ग ने इसमें भाग लिया। रविंद्रनाथ ठाकुर, D.L. रॉय तथा रजनीकांत जैसे कवियों के द्वारा देशभक्तिपूर्ण कविताओं का सृजन किया गया था, रचना की गई थी। आंदोलनकारियों के मध्य इन कविताओं के माध्यम से उत्साह का संचार हुआ। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा संपूर्ण बंगाल का दौरा किया गया, विभिन्न सभाएं आयोजित की गईं और लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि वह स्वदेशी आंदोलन में अपनी सहमति दें, अपना सहयोग दें। दूसरी बात थी स्वदेशी एवं बहिष्कार की नीति। स्वदेशी एवं बहिष्कार की नीति का व्यापक प्रचार प्रसार पूरे बंगाल में हुआ। अंग्रेज इसे देखकर आश्चर्यचकित थे कि प्रत्येक घर, हर एक घर में जा जाकर आंदोलनकारियों ने स्वदेशी और बहिष्कार की प्रतिज्ञा करवाई। बंगाल के दोनों हिस्सों में इसका विस्तार हुआ। विभिन्न संस्थाओं ने इस कार्य के इसके लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। शांतिपूर्ण धरनों का आयोजन किया गया। स्कूल के छात्रों ने बड़े उत्साह के साथ ये काम किया था। विदेशी वस्त्रों की होली पूरे बंगाल में जलाई गई। विदेशी वस्त्र बेचने वाले दुकान पर धरने दिए गए, उन्हें समझाया गया, मनाया गया, नहीं मानने पर धरना दिया गया। औरतों ने विदेशी चूड़ियां पहनने से मना कर दिया, विदेशी बर्तनों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। यहाँ तक धोबियों ने भी विदेशी वस्त्रों को धोने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। इस तरह से जन जन तक यह आंदोलन बंगाल में विस्तृत हुआ और न केवल बंगाल, फिर इसका विस्तार भारत के अन्य क्षेत्रों पर भी हुआ। स्वदेशी बांधव समिति, इस समिति की स्थापना अश्विनी कुमार के द्वारा की गई थी। समिति ने भाषणों तथा गीतों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का प्रचार और प्रसार किया था। इस समिति के द्वारा सदस्यों को
शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता था ताकि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, नैतिक प्रशिक्षण दिया जाता था। महामारी के समय किस प्रकार कार्य करना है, अकाल की स्थिति में राहत कार्य किए गए, स्कूल संचालित किए गए, दस्तकारी का प्रशिक्षण दिया गया, मुकदमों को निपटाने के लिए पंच अदालतें स्थापित की गईं ताकि अंग्रेज़ों की अदालतों का बहिष्कार हो सके, वहाँ लोग न जाएं। इस समिति की स्थापना बारीसाल जिले में की गई थी। बंगाल के बारीसाल जिले में सबसे पहले की गई थी। फिर उसका देखा देखी, उसको देखते हुए अन्य जिलों में भी इसका विस्तार हुआ था। कोलकाता में स्वदेशी बांधव समिति और अनुशीलन समितियों, इनकी संख्या 19 थी। 19 समितियां अकेले कोलकाता में काम करती थीं। तो स्वदेशी बांधव समिति और अनुशीलन समितियों ने स्वदेशी का कार्य किया। राष्ट्रीय शिक्षा सरकार के द्वारा आंदोलन में जो विद्यार्थी भाग ले रहे थे, क्योंकि उन्होंने स्कूलों का त्याग कर दिया था या उनको स्कूलों से निष्कासित कर दिया गया था, तो उनकी पढ़ाई न रुके, इसलिए देसी स्कूलों की आवश्यकता थी। सरकार के द्वारा घोषित किया गया था कि छात्रों को स्कूलों से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, उन्हें प्राप्त होने वाले अनुदान और छात्रवृत्तियों से उन्हें वंचित कर दिया जाएगा। इस कारण राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई। आंदोलनकारी सरकार द्वारा स्थापित शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ थे। अरविंद घोष और गुरुदास बनर्जी, इन दो लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा की योजना तैयार की। सुबोध मुखर्जी के द्वारा इसके लिए 1 लाख रुपए दिया गया। इसका उद्देश्य भारतीय युवकों को देश के प्रति तथा अपने कर्तव्यों के प्रति जागृत करना था। कोलकाता में नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। अरविंद घोष को वहाँ का प्रिंसिपल बनाया गया। महत्वपूर्ण कार्य, बड़े पद पर वो कार्य कर रहे थे, उसको छोड़कर वो प्रिंसिपल बन गए। राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज की स्थापना की गई। विज्ञान तथा इंजीनियरिंग की शिक्षा की भी व्यवस्था प्रारंभ की गई। 1906 में शिक्षा परिषद का गठन किया गया। इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय नियंत्रण के अंतर्गत जनता को इस तरह का साहित्यिक, वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा देना जो राष्ट्रीय जीवन धारा से, भारतीयता से जुड़ी हुई हो। यद्यपि यह शिक्षण संस्थाएं अधिक लोकप्रिय न हो सकीं, क्योंकि इनको सरकारी मान्यता नहीं थी और इसके कारण सरकारी पद भी प्राप्त नहीं हो सकते थे, और जो कुछ प्रयास किया गया था सीमित साधन के कारण, सीमित क्षेत्र में था, कम स्कूल थे, इस कारण ये बहुत लोकप्रिय तो नहीं हो पाए, लेकिन ये इनका प्रयास अवश्य सराहनीय था। राष्ट्रीय उद्योग के लिए भी इसी प्रकार से प्रयास किए गए। स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए पंढरपुर में कार्तिकी यात्रा के अवसर पर विशाल स्वदेशी सम्मेलन आयोजित किया गया और प्रदर्शनी लगाई गई। उदारवादी नेता, मुंबई के प्रमुख व्यापारी और उद्योगपतियों को स्वदेशी कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए तैयार किया गया। तिलक के प्रयासों से स्वदेशी कोऑपरेटिव स्टोर्स नाम से एक कंपनी खोली गई। तिलक ने अनेक उद्योगपतियों के सहयोग से 2.5 लाख रुपए एकत्र किया। महाराष्ट्र में पैसा फंड, एक फंड बनाया जाने लगा। पैसा फंड कार्यक्रम को बल मिला। इस फंड में हर व्यक्ति का सहयोग प्राप्त कर एकत्र राशि से उद्योग प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित था। तिलक से प्रेरणा लेकर महाराष्ट्र के नवयुवकों ने पैसा फंड कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया, संचालित किया। इन प्रयासों से हथकरघा, रेशम की बुनाई और अन्य पारंपरिक दस्तकारियों में नवजीवन का संचार हुआ। 1906 में दिबंग लक्ष्मी कॉटन मिल्स की स्थापना की गई। चीनी मिट्टी के कारखाने, क्रोम टैनिंग, दिया सलाई उद्योग एवं सिगरेट बनाने के सफल उद्यम स्थापित किए गए, प्रारंभ किए गए। यद्यपि यह भी पर्याप्त नहीं थे, किंतु फिर भी इस तरह का प्रयास राष्ट्रवादियों के द्वारा, स्वदेशी आंदोलनकारियों के द्वारा प्रारंभ किए गए। स्वदेशी आंदोलन में तीव्रता, स्वदेशी उद्योगों की स्थापना की जाने लगी। हथकरघा, रेशम की बुनाई को प्रोत्साहित किया गया। 1906 में दिबंग कॉटन मिल की स्थापना कर दी गई। इसी वर्ष चीनी मिट्टी के कारखाने, कोलकाता पॉटरी वर्क की स्थापना हुई। क्रोम टैनिंग, दिया सलाई उद्योग, सिगरेट बनाने के उद्यम भी प्रारंभ कर दिए गए। इन उद्योगों के संरक्षक ज़्यादातर जमींदार थे, लेकिन मुख्य रूप से यह व्यवसायी बुद्धिजीवी वर्ग से संबंधित थे। स्वदेशी आंदोलन की तीव्रता
से व्यापक प्रभाव पड़ा। सूती वस्त्रों के आयात में भारत में 22% की कमी हुई, सूत के आयात में 44% की कमी हुई, नमक के आयात में 11% की कमी हुई, सिगरेटों के आयात में 55% की कमी हुई, जूते के आयात में 48% की कमी देखी गई। वस्त्रों के ठेकों में 32,000 गठान आयात होता था, वो 2500 हो गया। 1905 में भारतीय व्यापारियों ने इतनी गठान उठाए थे। इस तरह अंग्रेजों को बड़ा नुकसान, बड़ी क्षति होनी प्रारंभ हो गई थी। ये स्वदेशी और बहिष्कार का जो आंदोलन था, पूरक था। जैसे हमने चर्चा की, स्वदेशी के साथ बहिष्कार अपने आप जुड़ा हुआ था, उसका दूसरा भाग था। अंग्रेज सरकार का दमन कार्य। सरकार के द्वारा आंदोलन हेतु दमन की व्यापक कार्यवाही की गई। आंदोलन का प्रभाव जिस तरह बढ़ता गया, इस तरह दमन की कार्यवाही भी उसी प्रकार बढ़ती गई। सरकार ने पहले मुसलमानों को आंदोलन से पृथक रखने का प्रयास किया। पूर्वी बंगाल के गवर्नर पेनफाइड फुलर के द्वारा एक आदेश में घोषणा की कि अगर स्कूलों के अधिकारी या शिक्षक आंदोलन में भाग लेंगे तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, और यदि विद्यार्थी भाग लेंगे इस कार्यक्रम में तो उन्हें सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, उनको स्कूलों से निकाल दिया जाएगा। एक अन्य आदेश के द्वारा सड़कों तथा सार्वजनिक स्थानों पर वंदे मातरम गीत गाना, नारा लगाना मना कर दिया गया, मनाही की गई। संकीर्तन मंडली निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एक आदेश के द्वारा देसी चीज़ों को खरीदने के लिए दबाव डालने पर, जोर डालने पर उसे अपराध घोषित किया गया, किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। आंदोलनकारियों को आतंकित करने के उद्देश्य से गोरखा सैनिकों को इस कार्य के लिए तैनात किया गया। छात्रों को पकड़कर कोड़ों से पीटा गया ताकि वो हतोत्साहित हों। जुलूस और सभाओं को भंग करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अमृत बाजार पत्रिका में लिखा गया कि पुलिस राज स्थापित हो चुका था। बहिष्कार आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार के द्वारा हिंदू मुस्लिम दंगे सरकार के द्वारा कराए गए। यह आश्चर्यजनक है। असामाजिक तत्वों से आंदोलनकारियों की संपत्ति को लुटवाया गया ताकि वे इस आंदोलन से दूरी बना लें। दमनपूर्ण कार्यवाहियों से उग्रवादी एवं क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। युवा वर्ग है, जब उनका दमन किया गया तो प्रतिशोध की भावना स्वाभाविक रूप से युवा वर्ग में अधिक होती है। प्रतिशोध की भावना का जन्म हुआ और वे उग्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित हुए। आंदोलन का विस्तार हम देखते हैं कहाँ कहाँ तक हुआ। इस आंदोलन का विस्तार पूरे देश में हो गया। उदाहरण के लिए उदारवादी और उग्रवादी नेताओं ने इसमें अपना सहयोग किया। लोकमान्य तिलक ने पूरे देश में, विशेषकर मुंबई और पुणे में इस आंदोलन का प्रचार किया। लाला लाजपत राय के द्वारा पंजाब में, अजीत सिंह ने भी पंजाब में प्रचार किया था। उत्तर प्रदेश में इसका प्रचार प्रसार किया गया। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। मद्रास प्रेसिडेंसी में चिदम्बरम पिल्लई ने इसका प्रचार किया। बिपिन चंद्र पाल भी वहाँ पर गए। उनके भाषणों से यह आंदोलन दक्षिण में मजबूत हुआ। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने पूरे देश का दौरा करके स्वदेशी और बहिष्कार का संदेश जनता तक पहुँचाया। इस प्रकार से यह आंदोलन मात्र बंगाल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे भारत में इसका विस्तार हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि एकमात्र अखिल भारतीय या राष्ट्रीय पार्टी थी, इस आंदोलन में इसके द्वारा भी सहयोग और समर्थन दिया गया। गोखले की अध्यक्षता में बनारस कांग्रेस अधिवेशन में 1905 में स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन किया गया। उग्रवादी नेता तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय ने इस आंदोलन को पूरे भारत में फैलाने का संकल्प लिया। वे बहिष्कार तथा स्वदेशी को राजनीतिक संघर्ष का रूप देना चाहते थे। उनका लक्ष्य स्वराज्य के लिए संघर्ष करना था। 1906 ईस्वी में कोलकाता कांग्रेस के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने भी अपने अध्यक्षीय भाषण में स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया। इस प्रकार आंदोलन पर गर्मपंथियों का, उग्रवादियों का पकड़ या उनकी पकड़ मजबूत हो गई थी।
उन्होंने आंदोलन को असहयोग आंदोलन तथा शांतिपूर्ण प्रतिरोध तक ले जाने में सफलता प्राप्त की। अब मात्र विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार ही नहीं, बल्कि सरकारी स्कूलों, अदालती उपाधियों, नौकरियों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया था। इस प्रकार हड़ताल के माध्यम से विरोध करना भी प्रारंभ कर दिया गया था सामूहिक रूप से। इस प्रकार से यह आंदोलन पूरे भारत में फैल गया था। बंगाल में बहुत घना था, बहुत तीव्र था, किंतु महाराष्ट्र और अन्य क्षेत्र में उत्तर भारत, दक्षिण भारत में भी इसका विस्तार हो चुका था। तो इस वीडियो में हम यहीं तक चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम आंदोलन के प्रभाव से लेकर फिर आलोचनात्मक विवेचन, इनकी सफलताएं, असफलताएं, इसकी विवेचना करेंगे।